तो बच्चों, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हमने पढ़ लिया, एज अ स्विच पढ़ लिया। अब समय आ गया है कि हम इसे एज अ फीडबैक एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर के रूप में भी इसकी यूटिलिटी जानें। तो जब हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं, हमने कुछ एसी इनपुट दिया और हमें एक एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिला। ऑसिलेटर में मामला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं आउटपुट का जो पैटर्न है वो कुछ डिफरेंट है। एक एनवलप सा बन रहा है और उसके बीच में ऑसिलेशंस हो रहे हैं, और ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो हर साइकिल के बाद, इनफैक्ट हर साइकिल के बाद वो घटता चला जा रहा है। इसे हम सेल्फ सस्टेन्ड आउटपुट भी कहते हैं। तो बच्चों, फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है, आप देख सकते हैं फिगर में कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हमने कुछ इनपुट दिया और आउटपुट को हमने फीडबैक नेटवर्क के थ्रू वापस से ट्रांजिस्टर में फीड करा दिया। दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव फीडबैक एंड अ पार्ट ऑफ आउटपुट पावर इज रिटर्न्ड बैक टू द इनपुट इन फेज विद द स्टार्टिंग पावर। यानी कि आउटपुट पावर का एक हिस्सा हम वापस से ट्रांजिस्टर में फीड इन करा देते हैं। कुछ इस तरीके से फीड कराते हैं कि वो इनपुट के साथ फेज में होता है। ये देख सकते हैं आप, ये आउटपुट से आया, फीडबैक नेटवर्क के थ्रू वापस ट्रांजिस्टर को चला गया। वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम वापस से फीडबैक दे रहे हों ट्रांजिस्टर को, तो वो इनपुट के साथ फेज में हो। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर की। इट इज अ डिवाइस विच डिलीवर्स एसी आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम डीसी पावर इवन विदाउट इनपुट सिग्नल एक्साइटेशन। विदाउट एनी इनपुट सिग्नल एक्साइटेशन का मतलब यह है बच्चों कि बिना किसी इनपुट सिग्नल के भी हमें आउटपुट मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो ऑसिलेटर का आउटपुट सेल्फ सस्टेन्ड होता है। अब यह अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आउटपुट का एक पार्ट इनपुट में वापस से फीड करा देते हैं थ्रू अ फीडबैक नेटवर्क। आप ये देखिए कि ये हमने T2 के अक्रॉस हमने आउटपुट ऑब्टेन किया और म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू T2 से हमने कुछ आउटपुट वोल्टेज का हिस्सा T1 को ट्रांसफ़र कर दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू, और वी मेड श्योर कि हम ये जो वोल्टेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं यह इनपुट वोल्टेज के साथ फेज में हो। बच्चों, सिंप्लिसिटी के लिए हमने बायसिंग सर्किट्स हटा रखे हैं। हमें अभी ये समझना है कि किस तरीके से कपलिंग हो रही है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सर सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन ही एक तरीका है इनकी कपलिंग करने का, या फिर आउटपुट को इनपुट के साथ फीडबैक में वापस देने का। तो बच्चों नहीं, और भी सर्किट होते हैं। आपके कुछ LC और RC नेटवर्क्स हो सकते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फीडबैक देने के लिए, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रयोग करा हुआ है। बच्चों, T1 और T2 कॉइल एक ही कोर में वाउंड होंगे। ऐसा इसलिए बच्चों, so that inductive coupling between T1 and T2 can be done easily. So let us try to understand. बाकी चीज़ें तो बच्चों वैसी ही हैं, यानी कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस ही रहेगा, कलेक्टर बेस रीजन रिवर्स बायस रहेगा, और कपलिंग के बारे में अब आप जान चुके हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि ऑसिलेशंस कैसे बिल्ड होते हैं। तो बच्चों, जब आप की के प्रेस करते हैं, सर्किट आपका क्लोज होता है, एंड इफ़ यू अप्लाई प्रॉपर बायस फॉर द फर्स्ट टाइम, एक कलेक्टर करंट का सर्ज फ्लो होगा, यानी कि कलेक्टर एमिटर रीजन में करंट ग्रो करेगा, आपका IC ग्रो करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये एक इंस्टेंटेनियस ग्रोथ नहीं होगी, थोड़ी सी स्टेडी ग्रोथ होगी। सो द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल T2 वेयर टर्मिनल्स नंबर 3 and 4 आर देयर। आप देख सकते हैं टर्मिनल 3 और टर्मिनल 4 के बीच ये करंट फ्लो करेगी। तो बच्चों, जब आपकी कलेक्टर करंट
ग्रो करेगी पॉइंट x से y की तरफ, या यूँ कहें कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे ग्रो करेगी, वो इंक्रीज करेगी। तो देखते हैं कि एमिटर रीजन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। द फीडबैक फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इंडक्टिव कपलिंग बिटवीन कॉइल्स T2 एंड T1 causes a current to flow in the emitter circuit T1। यानी अभी म्यूचुअल कपलिंग के कारण होगा क्या बच्चों, अगर कलेक्टर रीजन में करंट बढ़ेगा तो म्यूचुअल कपलिंग के कारण एमिटर करंट भी बढ़ेगा, एमिटर रीजन में भी करंट बढ़ेगा। यानी कि आपके एमिटर सर्किट जो कि T1 कॉइल से कनेक्टेड है उसमें करंट एक वैल्यू x डैश से y डैश की ओर अप्रोच करेगा, और ये सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक के कारण हो रहा है, यानी कि T2 और T1 की कपलिंग के कारण। उसके बाद क्या होगा बच्चों, चूंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कलेक्टर करंट है वो सैचुरेट करेगा। सो नाउ अभी आपके पॉइंट 3 यानी टर्मिनल 3 और 4 के बीच में T2 वाले रीजन में, कलेक्टर रीजन में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है। यह करंट सैचुरेट हो गई है। ये जो बोल्ड लेटर वाई से हमने रिप्रेजेंट करा है ये सैचुरेटेड करंट है। तो अब होगा क्या, T2 कॉइल में अब मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है, तो अब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा ग्रो नहीं करेगा, इट विल सीज टू ग्रो एंड इट विल बिकम स्टैटिक। सो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा T1 पे, द कलेक्टर करंट T2 acquires value Y when transistor becomes saturated. So maximum collector current is flowing. Magnetic field around T2 cease to grow and it becomes static. So no further feedback from T2 to T1. यानी इस पॉइंट के बाद वो जो Y पॉइंट है जहां पर कलेक्टर करंट ग्रो करनी बंद हो चुकी है, सैचुरेट हो गई है, उस पॉइंट के बाद T1 में कोई फीडबैक नहीं जाएगा। सो एमिटर करंट बिगिंस टू फॉल। तो बच्चों अगर एमिटर करंट गिरेगी, यानी इफ एमिटर करंट बिगिंस टू फॉल, तो उसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपकी कलेक्टर करंट भी डिक्रीज होगी। इट विल डिक्रीज फ्रॉम पॉइंट वाई टूवर्ड्स जेड। या आप देख सकते हैं इस तरीके से कलेक्टर करंट गिरेगी। और कलेक्टर करंट के गिरने से होगा क्या बच्चों, द डिक्रीज इन कलेक्टर करंट कॉजेज द मैग्नेटिक फील्ड टू डिके अराउंड कॉइल T2, और उसके कारण चूंकि T1 म्यूचुअली कपल्ड है T2 के साथ, T1 इज नाउ सीइंग अ डिकेइंग फील्ड इन T2। सो इट कॉजेज अ डिक्रीज इन एमिटर करंट टिल इट रीचेज Z डैश व्हेन ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, देखिए बच्चों ये फीडबैक का यही कमाल है। जब कलेक्टर में करंट ग्रो कर रही थी तो उसके परिणाम स्वरूप जो म्यूचुअली कपल्ड रीजन था T1 का, उसके कारण एमिटर में करंट इंक्रीज हो रही थी। अब कलेक्टर की करंट फॉल हो रही है, उसका मैग्नेटिक फील्ड डिके हो रहा है, तो जो म्यूचुअली कपल्ड कॉइल है T1 जो एमिटर रीजन से कनेक्ट है, उधर भी करंट फॉल हो रही है। तो यहाँ पे आपकी एमिटर करंट Y डैश वैल्यू से Z डैश तक डिक्रीज हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो जाएगा। सो ट्रांजिस्टर हैज़ रिवर्टेड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एज बोथ एमिटर करंट एंड कलेक्टर करंट सीज टू फ्लो। तो ये वापस से वहीं आ गए जहाँ से शुरुआत करी थी, क्योंकि एमिटर करंट भी ज़ीरो हो गया और कलेक्टर करंट भी ज़ीरो हो गया। तो अब इस सिचुएशन से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, फिर से हमें इस सैचुरेटेड स्टेट से कट ऑफ स्टेट में ले जाना पड़ेगा। फिर कट ऑफ रीजन में क्या होगा, फिर करंट बढ़ेगी आपकी आईसी की, फिर सैचुरेट हो जाएगी, वो आईसी सैचुरेट होगी तो T2 कॉइल के अक्रॉस फिर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं होगा और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो फिर IE बढ़ना बंद हो जाएगा। IE बढ़ना बंद हो जाएगा तो फिर IC कलेक्टर करंट घटने लगेगी और T2 कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड डिके होने लगेगा और उसके कारण IE और घटने लगेगी और IC घटने लगेगी। तो बच्चों ये साइकिल जो है खुद को रिपीट करेगा। द टाइम फॉर द चेंज फ्रॉम सैचुरेशन टू कट ऑफ एंड बैक इज डिटर्मिन्ड बाय द कॉन्स्टेंट्स ऑफ टैंक सर्किट और ट्यून्ड सर्किट। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी of this tuned circuit
determines the frequency at which the oscillator will oscillate, and it is given as 1 upon 2 pi root LC. The tank or the tuned circuit is connected in the collector side. If the tuned circuit is on the base side, it will be known as tuned based oscillator. तो बच्चों, इस टॉपिक में आपने काफ़ी कुछ सीखा, ट्रांजिस्टर के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सीखे. सो ट्रांजिस्टर इज़ अ डिवाइस दैट रेगुलेट्स करंट और वोल्टेज फ्लो and acts as a switch or gate for electronic signals. Transistors are of two types, NPN and PNP, based on doping. There are three segments of transistor: emitter, base and collector. Transistor works in active state, यानी कि emitter junction को आपको forward bias करना होगा और base collector region को reverse bias करना होगा. There are three possible transistor circuit configurations, namely common emitter, common base and common collector. Variation of the base current with the base emitter voltage VBE at constant collector emitter voltage is called input characteristic. Variation of collector current IC with the collector emitter voltage VCE at constant base current is called output characteristic. The ratio of change in base emitter voltage to the resulting change in base current is the input resistance, and the ratio of change in collector emitter voltage to the change in collector current at a constant base current is output resistance. Ratio of the change in collector current to the change in base current at a constant CE voltage when the transistor is in active state is called current amplification factor. Now, transistor works as switch and amplifier. हम दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बच्चों, ये टॉपिक सीखने के बाद, इतनी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद, आप NCERT और वर्कबुक के ये क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पर कर सकते हैं. धन्यवाद.